जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली का तीसरे चरण का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और कल से इसका जो है फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं वीडियो कल लेकर जरूर आऊंगा। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। अब जब फॉर्म आएगा तो एक चीज क्लियर होगी आप लोग को, जो कि मांग आप लोग की हो रही है कि सर एज में, उम्र सीमा में जिन छात्रों को छूट दिया गया था 10 साल और 4 साल का, वो छूट देना चाहिए। तो ये आपका फॉर्म भरते समय एक चीज और क्लियर होगा यहाँ पे कि उनको छूट दिया गया है या नहीं दिया गया। हो सकता है कि वही आपका सॉफ्टवेयर जिससे कि एप्लीकेशन फॉर्म पिछली बार भरवाया गया था, वैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सॉफ्टवेयर इस बार भी दिया जाए, तो कहीं उसमें एज का छूट आप लोग को शायद मिल जाए। क्योंकि देखिए, नोटिफिकेशन में उसका जिक्र नहीं किया गया है कि एज एजम्पशन से जो कि 10 साल और 4 साल का जो छूट मिला था इस बार आपको दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। जबकि नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, क्योंकि नोटिफिकेशन इस बार काफी बदलाव करके दिया गया है। हर चीज वो बदली गई है जिसमें कि समस्याएं हो रही थी। तो एज को लेकर अब ये एज में छूट क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो सुबह वाला वीडियो जाके जरूर आप लोग एक बार देखिए, वहां से आपको सारी अपडेट मिलेंगे। बुक का भी लिंक हमने वहां पे दिया हुआ है। बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो वो बुक ले लीजिए। आपको अपने क्लास के लिए, वो तैयारी करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए बेस्ट बुक है वो। खैर, एज में छूट मिलना चाहिए उनको जिनका कि ओवर एज हो रहा है। ठीक है, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। तीसरा चीज यहाँ पर छात्र मांग कर रहे हैं कि सर जो अटेम्प्ट्स को लेकर है ना, अटेम्प्ट्स को लेकर यहाँ पे जो कंफ्यूजन बन रहा है उसको क्लियर कीजिए। तो इस वीडियो में खासकर उसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बात और कहना चाहूंगा कि आप जो है हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एजुकेशन की 86 का। ठीक है, और वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा तो आप, हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आपसे छूट नहीं पाए। पीडीएफ भी मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूँ चीजों का। दूसरी चीज कि आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है इन सभी परीक्षाओं को लेकर, जहां से आप देख सकते हैं, वहां पे परीक्षा भी दे सकते हैं। डिस्कशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया गया है उन मॉक टेस्ट का, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए वहां पे। चलिए, अब बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। क्योंकि नोटिफिकेशन के 5वें पॉइंट पे ये लिखा गया है कि कोई अभ्यर्थी या शिक्षा विभाग के बिहार राज्य सरकार विद्यालय अध्यापक की इस नियुक्ति नियमावली को लेकर यहाँ पर 2023 वाले में यह आलोक में अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष, मतलब 3 बार, सॉरी 3 वर्ष नहीं है, 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। अब इसको कंफ्यूजन में आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, है ना। देखिए, अटेम्प्ट्स कैसे हैं और ये क्या अटेम्प्ट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जो छात्र, और इसके रिगार्डिंग एक न्यूज भी आया है, तो जो भी छात्र, सपोज मान लीजिए कि आप टीआरई 1 का एग्जाम दिए हैं, टीआरई 2 का एग्जाम दिए हैं, अब टीआरई 3 देने वाले, तो क्या ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा? तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे 1 to 5 का फॉर्म भरा था, या 6 to 8 का फॉर्म भरा था, या 9 to 10 का फॉर्म भरा था, ये 3 का भरा था, और आपके पास पीजी का क्वालिफिकेशन नहीं था, तो इसके लिए आपने यहाँ पे फॉर्म भरा तीनों संवर्ग में। चूंकि देखिए, टीआरई 1 में यहाँ पे 6 to 8 का नहीं था, माफ करेंगे, तो मान लीजिए कि 2 संवर्ग में आपने यहाँ पे फॉर्म भरा और यहाँ पे 9 to 10 में भरा, तो इन दोनों के लिए आपने क्या हुआ कि एक बार अटेम्प्ट ले लिया। ठीक, इन दोनों के लिए एक एक अटेम्प्ट ले लिया, तो ये एक ही अटेम्प्ट आपका काउंट किया जाएगा उस क्लास के लिए। टीआरई 2 जब हुआ तो आप 1 to 5 के लिए तो एलिजिबल थे ही, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो गए, और 9 to 10 के लिए एलिजिबल थे ही, और अब यहाँ पे 11 12 के लिए भी एलिजिबल हो गए, सपोज मान लीजिए। तो यहाँ पे जब आप इसके लिए अब आवेदन करेंगे तो ये आपका दूसरा अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 to 8 का एग्जाम नहीं हुआ था टीआरई 1 में, इसलिए इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा। और 9 to 10 के लिए चूंकि यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले चुके थे, इसलिए ये आपका जो है दूसरा अटेम्प्ट होगा। और 11 12 के लिए इस बार आप एलिजिबल हुए, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। ये टीआरई 2 तक का सीन था। अब जब टीआरई 3 में आप आते हैं और आप इन चारों के लिए एलिजिबल हैं, तो जब दोबारा आप एग्जाम देंगे तो 1 to 5 के लिए जो होगा ये आपका 3rd अटेम्प्ट होगा। ठीक है, टीआरई 3 में। और 6 to 8 के लिए ये 2nd अटेम्प्ट होगा। समझ गए चीजों को। और 9 to 10 के लिए जो आपका होगा ये 3rd अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा अटेम्प्ट यहाँ दे चुके हैं आप, यहाँ भी दे चुके हैं और यहाँ भी दे चुके हैं। और 11 12 के लिए ये आप एक ही बार एग्जाम दिए थे, इसलिए आपका 2nd अटेम्प्ट होगा इस बार, अगर चारों के लिए आप आवेदन करते हैं तो। अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि अटेम्प्ट आपका कैसे काउंट होगा, जो कि आप लोग सभी समझ रहे हैं इन सभी चीजों को। अच्छा, अब जो एक न्यूज अपडेट होकर आया है यहाँ पे, इस न्यूज को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा।
जो 2 बार शामिल हो चुके हैं सोच समझकर आवेदन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, है ना, अलग अलग विषयों के लिए आवेदन किए थे, मतलब क्लास के लिए। सपोज यहाँ पे 1 to 5 के लिए भी आवेदन किया था और 9 to 10 के लिए आवेदन किया था, और यहाँ पे भी आपने 1 to 5 के लिए आवेदन कर लिया था और यहाँ भी 9 to 10 के लिए आवेदन कर लिया था। तो ये एक अटेम्प्ट हो गया, ये 2 अटेम्प्ट हो गया। टीआरई 3rd में आप आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आपको कहा जा रहा है कि आवेदन कीजिएगा, क्योंकि इस बार आपका अगर 1 to 5 में आवेदन करेंगे और 9 to 10 में आवेदन करेंगे आप, तो ये आपका 3rd अटेम्प्ट होगा और ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। इसके बाद ये आपको मौके नहीं दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस सब चीज़ों को लेकर मेरे अनुसार अटेम्प्ट्स को खत्म कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसको लेकर जो है ना, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी छात्र मुलाकात करने वाले हैं। यही नहीं, इसके ऊपर जो सिविल सर्विस के एक्सपर्ट हैं राजकिशोर जी दुबे, उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी 2 बार परीक्षा दे चुके हैं तो अपनी तैयारी, अगर वे तैयार नहीं है इस बार तो आवेदन ना करें, क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये तीसरा अटेम्प्ट ले लिया आपने और लेने के बाद फिर फेल हो गए, है ना, तब तो ये तीनों अटेम्प्ट गया। लेकिन कल को जाके जब टीआरई 4 होगा तो वहाँ पे आप 1 to 5 में और 9 to 10 में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे अटेम्प्ट ले लिया, यहाँ पे अटेम्प्ट ले लिया, यहाँ पे अटेम्प्ट ले लिया। टीआरई 4 में आप किसके लिए एलिजिबल होंगे अगर योग्यता हुई तो, है ना, एक तो 6 to 8 के लिए हो जाएंगे और एक 11th-12th के लिए हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस संदर्भ में कहीं भी एग्जाम नहीं दिया है। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा यहाँ पे, ये भी इसका पहला अटेम्प्ट माना जाएगा, समझ गए। और अगर आपने कहीं टीआरई 3rd में अटेम्प्ट लिया सबके लिए, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, या 9 to 10 के लिए, या 11th-12th के लिए, अगर सबके लिए आपने अटेम्प्ट ले लिया है तो टीआरई 4 में जब आप जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, अगर टीआरई 1 में या टीआरई 2 में आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है और सीधे टीआरई 3 में पहली बार बैठ रहे हैं और इस पहली बार सबका अटेम्प्ट ले लिया है, तो यहाँ पे ये दूसरा अटेम्प्ट आपका होगा। ये अटेम्प्ट्स है, इसको लेकर आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर छात्र जो है सम्राट चौधरी जी से मिलिए, क्योंकि आपके वो उप मुख्यमंत्री हैं तो आपकी बातों को समझेंगे, या नीतीश कुमार जी से मिलना हो पाएगा तो उनको ज्ञापन दीजिए। आप लोग जितने भी छात्र हैं इस पैटर्न को ही हटाना चाहिए, क्योंकि नियमावली में ये गलत चीज़ें दी गई हैं। और देखिए, जितना भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वहाँ पे 6 अटेम्प्ट है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 6 अटेम्प्ट कर दीजिए या तो खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई एक शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षक बनने के लिए आज नहीं वर्षों से मेहनत करना पड़ रहा है। वो ग्रेजुएशन करते हैं या सपोज मान लीजिए कि 12th देते हैं, है ना, इसके आधार पे 1 to 5 और 6 to 8 का बहाली देते हैं। वो ग्रेजुएशन करते हैं तो 6 से लेकर 12 तक का बहाली देते हैं वो लोग। इसके साथ साथ वो जो है बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं, है ना, ये सब कोर्स भी करते हैं। उसके बाद जाकर ये सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं या एसटीईटी का एग्ज़ाम देते हैं। मतलब इतने सारे परीक्षाएं देने के बाद ही वो एलिजिबल होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये इतने साल से मेहनत कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो इनको अटेम्प्ट्स वाला जो है पद्धति यहाँ से सरकार को समाप्त कर देना चाहिए। बाकी एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 150 क्वेश्चन का पेपर फिर से रहने वाला है, जहाँ पे आपका 30 नंबर हिंदी का होगा, 40 नंबर जीएस का होगा और इस बार 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से होगा। आपको मेन फोकस करना है इन पे, क्योंकि ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और मुझे लगता है कि आप हिंदी में और अंग्रेजी में इंग्लिश में 9 नंबर आना चाहिए, और इसमें जो है लगभग आपका 21 नंबर का होगा ये, है ना, 8 नंबर में यहाँ पर है और 21 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी का। तो ये कुल मिला के यहाँ से आपको 9 नंबर आप लेकर आ जाते हैं तो आप यहाँ पे पास हो जाते हैं। तो इतना तो खैर आप शिक्षक बन रहे तो खुद को तो समझेंगे ये चीज़ों को कि पास हो जाएंगे। और इस बार अतुल सर ने बोला भी है कि पेपर जो है हिंदी का बहुत ही आसान रहेगा, लैंग्वेज पेपर जो भी रहेगा, हिंदी रहे, उर्दू रहे या बांग्ला रहे, है ना, तो ये पेपर आसान रहने वाला है। तो अब देखिए कैसा पेपर का पैटर्न होता है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। लेकिन मेन फोकस आपको यहाँ करना है 40 और 80 के बीच के लिए। तो ये इसके लिए प्रैक्टिस करना है आपको अपना सब्जेक्ट का। आप पहले तो गाइड बुक ले लीजिए और इस 40 के लिए आप प्रैक्टिस सेट बुक ले लीजिए। अब यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, तो हो सकता है कि आपको चांसेस कम मिले, मतलब कम भी मिले तो आप यहाँ पे बाजी मार लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब अटेम्प्ट्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। और सरकार से फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से विनती करूंगा कि अटेम्प्ट्स को ख़त्म किया जाए, एज में छूट दिया जाए
और अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए। जय हिंद।